स्टार्ट करने को सीखो। टॉपिक नेक्स्ट बेटा, आज आपका एक ही दिन में इसको रिपीट करना है बेटा पूरे को, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कॉम्पोनेंट क्लास होगी पूरे 1 घंटा 20 मिनट। हाइड्रोकार्बन बेटा, सबसे पहले आपका एल्केन। सबसे पहला टॉपिक आपका एल्केन है। एल्केन में भी मुझे इसका नाम बता दो, सिंपल सा नाम पूछ रहा हूँ मैं। आईयूपीएसी नेम से स्टार्ट करता हूँ। आईयूपीएसी नेम से स्टार्ट कर रहा हूँ। CH3, CH के साथ C2H5, फिर आपका CH2, फिर आपका CH के साथ फिर आपका C2H5, ये आपका CH3। इसका आईयूपीएसी नाम बता दीजिए फटाफट, क्या हो। CH3, CH के साथ ऊपर C2H5 है, फिर आपका CH2 है, फिर CH के साथ C2H5 है, फिर आपका CH3 है। डाई एथिल, कौन कौन सा डाई एथिल कितने कितने नंबर पे है। किधर से लॉन्गेस्ट चेन किधर से सिलेक्ट की, किधर से भी कर लीजिए, ये तो किया होगा, है ना। तो आप कह रहे हो आपके अकॉर्डिंग यहाँ इसका नाम हम कैसे कर रहे हो, है ना। तो फिर कह रही है 3 4 डाई एथिल इथाइल बोलते हैं वैसे तो, डाई एथिल पेंटेन, यही कह रहे हो ना। और ये आपका रॉन्ग, 2 4 डाई एथिल पेंटेन रॉन्ग है आपका, क्योंकि CH3 के साथ आपका CH है, CH को आपने ऐसे CH2 CH3 ओपन किया, फिर CH, फिर आप CH के साथ CH2 CH3 इसको ओपन किया, ये आपका CH3 हुआ। लॉन्गेस्ट चेन जब देखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो लॉन्गेस्ट चेन तो 7 कार्बन की हुई। अगर सेकेंडरी कार्बन पर आपका इथाइल ग्रुप अटैच है तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी। लॉन्गेस्ट चेन आप देखते हैं तो कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनी है, 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनी है। थर्ड कार्बन पर आपका मिथाइल है और आपका फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल है, तो इसे क्या कहते हैं, 3 and 5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हेप्टेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। यह आपका नंबर है, ये बताएगा किफायत आपका नंबर है, देखिए बताए इसको। ये यहाँ पर CH3 है, CH के साथ में आपका एक CH3 यहाँ, तो एक CH3 यहाँ है, इस CH के साथ एक CH3 आपका यहाँ है, ये CH2 है, तो ये CH3 है। इधर से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, क्या नाम इसका होगा। लेफ्ट से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, राइट से, लेफ्ट या राइट से बोल बेटा, किधर से करेंगे फटाफट, लेफ्ट से या राइट से बेटा, लेफ्ट से करना होगा। तो लेफ्ट से जब करते हैं तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना ही है आपका, तो ऐसे भी इधर ही है। तो ये तो आपके सिंपल सबस्टिट्यूएंट है, सिंपल प्रतिस्थापी है, ये आपके सिंपल साधारण प्रतिस्थापी हैं। कैसे हैं, साधारण। और ये आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, जटिल प्रतिस्थापी है ये आपका। कैसा है ये, जटिल प्रतिस्थापी, ये आपका जटिल है। जटिल प्रतिस्थापी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स होता है जटिल, तो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं, देखिए क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का जो कार्बन पेरेंट चेन यानी मूल श्रृंखला से जुड़ा होता है उसको अलग से नंबर 1 देकर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, 1 डैश तो 2 डैश। तो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स में जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है। तो इसका नाम आपको यहाँ लिखना होगा 3, ब्रैकेट में लिखा है 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल, ये ब्रैकेट में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का नाम किसमें लिखते हैं, ब्रैकेट में। ये आपका तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है सर।
उसके बाद आपका 2,4 डाइमिथाइल 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ से आपको सही नहीं दिख रहा होगा शायद, नहीं दिख रहा ना, उससे चलो ना उधर आओ शायद, वहां चलो, पहले भी यही बैठे हो आप सुबह से। बस चलो पीछे चलो, यहाँ से सही नहीं दिख रहा है ऐसा। नेमिंग ऑफ एल्केन अपने आप कर लेंगे, कुछ नहीं, कोई नहीं क्वेश्चंस नहीं पूछता, नहीं कि मैं नेमिंग ऑफ एल्केन का कोई क्वेश्चंस नहीं आता। उसके बाद नेमिंग ऑफ एल्केन तो मैंने वैसे ही बताया कि सारे रूल आपको पढ़ने हैं, किधर से नंबरिंग करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन फ्लेक्स कैसे करते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। ये सारी बातें आपको एक बार वैसे हल्के से रीड करनी है, इसे कोई नहीं पूछता आपसे। उसके बाद आपका पॉइंट आता है नेक्स्ट आपका मेन मेन टॉपिक करा रहा हूँ, है ना। कुछ प्रिपरेशन तुम्हें खुद देखने हैं, जो इजी से प्रिपरेशन है वो खुद देखने हैं। पहला हेडिंग लिखो आप, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का प्रिपरेशन। नंबर फर्स्ट, ए लिख रहा हूं मैं, ए में फ्रॉम एल्कीन, कैसे बनाते हैं एल्कीन से एल्कीन, बताओ कोई बताएगा। नंबर थ्री आपका फ्रॉम एल्काइन, नंबर सी आपका फ्रॉम हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन से फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और नंबर थर्ड आपका बाय वोर्स रिएक्शन, WURTZ, वोर्ज रिएक्शन, वोर्ज टी साइलेंट रहेगा तो बाय वोर्ज रिएक्शन, बाय कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आपका प्रिपरेशन आपको याद रखने हैं इतने। पहला आपका एल्कीन से, फिर आपका एल्कीन से एल्काइन से, फिर आपका हेलो एल्कीन से, फिर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फिर आपका वुड्स रिएक्शंस के द्वारा, फिर आपका कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, बाय कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको खुद करना है। अगर एल्कीन का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन, एल्कीन के अपचयन पर एल्कीन बनता है, एल्कीन के अपचयन पर एल्कीन बनता है। कोई भी सिंपल सी बातें होती है ना, खुद देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन अगर आप H2 के साथ करते हैं, आपके पास मेटल है NiPd या Pt है, तो हमेशा बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा। तो यानी ये बात आपको खुद याद रखनी है कि एल्केन के रिडक्शंस पर क्या बनेगा आपका, ये इसका अपचयन, इसका अपचयन, ये तीन आपको खुद देखने हैं, तीन जो, क्योंकि तभी पूरा चैप्टर रिपीट हो सकता है 1.5 घंटे में, सारा तो कराएंगे तो एल्केन एल्केन हो भी सकते थे। उसके बाद आपको याद रखना फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको आप देख रहे हैं यहाँ, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आपका क्या विचार है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड वैज्ञानिक का नाम है विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड। तो ये आपका विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड है, तो इसका नाम आपका बताओ ये किसे, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं, ये बताना है बस आपको। अगर आप हेलो एल्केन की रिएक्शन, हेलो एल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं, ईथर की प्रेजेंस में करते हैं, तो आपका RMgX बनता है, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसको कहते हैं। अगर इसका फॉर्मूला वैसा आप देखते हैं यहाँ पर, ये आपका CMgCl या MgBr आपको ऐसे देखिए, जो यहाँ बॉन्ड आपका ये आयनिक बॉन्ड है, कार्बन पर पार्शियल ऋणावेश आंशिक ऋणावेश होगा, मैग्नीशियम पर आंशिक धनावेश होगा, क्योंकि मैग्नीशियम धातु है,
और धातु पर हमेशा धनावेश होता है और यह धातु पर हमेशा ऋणावेश होता है। तो गिरनार्ड एजेंट की अभिक्रिया किसके साथ करें? अगर आपके पास गिरनार्ड अभिकर्मक है, किसी ऐसे कंपाउंड के साथ करें जिसके पास एक्टिव एच एटम हो, है ना। यहाँ किसी ऐसे सबस्टेंस के साथ कर रहे हैं, किसी ऐसे पदार्थ के साथ करें, सबस्टेंस विच हैविंग एक्टिव एच एटम और एसिडिक एच और एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, यानी जो सबस्टेंस एक्टिव एच जिसके पास हो या जिसकी नेचर एसिडिक हो, अगर उसे ट्रीट करते हो आप किसके साथ? गिरनार्ड एजेंट के साथ, तो हमेशा क्या बनेगा? एल्केन। अब एक्टिव एच एटम किसे कहते हैं? एक्टिव एच एटम, एक्टिव एच एटम किसे कहते हो? जो एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जो एटम नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, जो एटम ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्टिव, उसे कहते हैं सक्रिय एच एटम कहते हैं। याद रखेंगे इस बात को। अगर कोई एच एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ तो एक्टिव एच एटम, कोई एच एटम नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ तो एक्टिव एच एटम, कोई हाइड्रोजन अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसे भी क्या कहेंगे? एक्टिव एच एटम्स कहेंगे। यहाँ आपके पास आर सिंगल बॉन्ड एम जी एक्स है प्लस आर ओ एच, मैंने क्या लिखा? एल्कोहल। क्या लिखा है यहाँ पे? एल्कोहल। ये आपका पार्शियल नेगेटिव है तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, और ये आपका पार्शियल नेगेटिव हुआ तो ये आपका पार्शियल पॉजिटिव हुआ। इसको यहाँ से ब्रेक होना है, इसको यहाँ से ब्रेक होना है, समझ होगी बस। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, तो आपका बनेगा क्या? आर सिंगल बॉन्ड एच प्लस एम जी एक्स ओ आर, एम जी एक्स ओ आर आपका, यानी इस टाइप से आपको याद रखना है पोर्शन से, इस टाइप से याद रखना है। अगर आर एम जी एक्स की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो आप? आर एम जी एक्स की रिएक्शन कर रहे हो एच एन एच टू के साथ, एच एन एच टू के साथ, ये पार्शियल नेगेटिव तो ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिव तो ये पार्शियल आपका नेगेटिव। तो यहाँ आपका आर सिंगल बॉन्ड एच प्लस एम जी एक्स, एम जी एक्स आपका एन एच टू यहाँ ब्रैकेट में हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं रिएक्शंस आपके इस टाइप से करा रहा हूं, देखियो रिएक्शंस क्या बनना चाहिए आपको, बनना क्या चाहिए? ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, इसके साथ मैंने लिखा MgCl, MgCl लिखा है, और प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H लिखा है, और यहाँ मैं प्रोडक्ट जानना चाह रहा हूँ क्या बनेगी। तो आपका जवाब क्या होगा? फटाफट बताइए क्या जवाब होना चाहिए आपका। क्या प्रोडक्ट आपकी होगी? प्रोडक्ट का नाम बताओ फटाफट, क्या होगी? एल्केन बनेगी। कौन, उसका नाम क्या होगा जो एल्केन बनेगी? है? कौन सी एल्केन बनेगी? एल्केन बनेगी साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन बनेगी। क्योंकि अब आपको याद रखना कि यहाँ ये वाला कार्बन जो है ना, ये इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस Mg पे पार्शियल पॉजिटिव, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है, हो गया। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले H को अभी लिखा हुआ आप लोगों के पास, जो H ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से H जुड़ा हुआ है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या कहलाएगा? एक्टिव H एटम कहलाएगा, एक्टिव एच एटम। तो यहाँ पार्शियल क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। अगर किसी कार्बन पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता को शॉर्ट में EN लिखते हैं, उस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी जिसपे संकरण sp3 है, उससे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता उसकी होगी जिस पर sp2 संकरण है, और उससे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता उस कार्बन की होगी जिस पर संकरण आपका sp है। S कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, क्योंकि यहाँ sp3 में जो S कैरेक्टर होगा ना आपका, वो आपका 25% होगा,
यहाँ एस कैरेक्टर जो आपका होगा वो 33.3% होगा। यहाँ जो एस कैरेक्टर होगा वो आपका 50% होगा, 50%। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ा है वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ी है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने पर इस पर आंशिक ऋणावेश, तो इस पर आंशिक धनावेश आ गया। ऋणावेश को किसके साथ जाना ये आपको पता चल गया। ऋणावेश को किसके साथ जाना है और धनावेश को किसके साथ जाना है ये पता चल गया आपको। तो यहाँ पर जो एच इसके साथ जुड़ जाएगा, एच इसके साथ जुड़ा तो ये आपका साइक्लो हेक्जीन हो गया। क्या हुआ ये आपका साइक्लोहेक्जीन। प्लस आपका MgCl के साथ क्या बचेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड CCH3 आपका। ये बात सबकी समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अगर नहीं समझ में आए तो साथ के साथ पूछ लेंगे। क्वेश्चन अक्सर ऐसा है, छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। ग्रिग्नार्ड एजेंट को अगर ऐसे सब्सटेंस के साथ ट्रीट करेंगे जिस सब्सटेंस पर एक्टिव एच एटम्स हो तो हमेशा क्या बनेगा, हमेशा आपका एल्कीन बनेगा। तो अब आगे वाले क्वेश्चंस में इसमें बता दें क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपकी क्या होगी। ये प्रोडक्ट आपको बतानी CH3MgBr है भाई, यहाँ पर ये CH3MgBr, एक CH3 यहाँ हुआ तो एक CH3 आपका यहाँ हुआ, प्लस CH3CO, CH2CO, CH3। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगी। रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी, रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी, रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ये आपका इसकी प्रकृति अम्लीय है या नहीं, इसकी प्रकृति अम्लीय है या नहीं है। कल ही एक बात बताई थी, परसों सॉरी आपसे मैंने, किसी सब्सटेंस के द्वारा H प्लस आयन त्यागना, तो पहली बात H प्लस आयन त्यागने के बाद जो ऋणायन बनता है, अगर वो ऋणायन अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है, अनुनाद की घटना को प्रदर्शित करता है, तो दिया गया पदार्थ आपका अम्लीय होगा। ये बात कल ही परसों बताई थी आप लोगों से। देखो इसके बारे में कैसे कह रहा हूं, इसके यानी कौन सा H एटम हटेगा उस बात कर रहा हूं मैं। यहां से कौन सा H एटम आपका हटेगा। यहां भी H एटम है आपका, ये वाला H एटम हो या ये वाला H एटम हो, दोनों एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट है दोनों, दोनों CH3 एक जैसे हैं। क्योंकि CH3 के साथ CO जुड़ा हुआ, CH2 जुड़ा हुआ, इस CH3 के साथ CO जुड़ा हुआ, CH2 जुड़ा हुआ। तो जैसी नेचर इस CH3 की है वैसी नेचर इस CH3 की है, इसका मतलब दोनों CH3 एक जैसे हैं। तो इनसे H प्लस आयंस निकाल रहा हूं। फिर एक H आपका यहाँ, एक H आपका यहाँ है, या तो H प्लस यहाँ से निकाल सकता है, दोनों में से किसी एक से निकाल लो तो एक ही बात है, या H प्लस आयंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जब मैं लेफ्ट से निकालता हूँ, देखिए दोनों तरीके से निकाल के आपको बता रहा हूँ। CH3CO, ये आपका CH2CO, यहां से मैंने एक H निकालते, चार्ज नेगेटिव होगा तो H प्लस आयंस आपको निकालते। H प्लस आयंस निकलने के बाद जो फिलहाल मैंने H प्लस आयंस निकाला, क्या ये निकल सकता है क्या, हाँ ये निकल सकता है। क्यों निकल सकता है, क्योंकि जो ऋणायन बना है, जो ऋणायन बना है वो ऋणायन क्या शो करता है, अनुनाद प्रदर्शित करता है। यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ के यहाँ, क्या बनेगी इसकी अनुनादी संरचना, O नेगेटिव डबल बॉन्ड CH। कौन सा H निकाला पहले आपने, यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, बात एक ही रहेगी। ये वाला निकालिए चाहे ये वाला निकालिए, बात एक ही होगी। अब यहाँ वाला H निकाल रहा हूं, यहाँ वाला H निकालने के बाद CH3CO, CH के पास चार्ज नेगेटिव, CO, CH3, एक एनायन आपके पास ये बना, एक एनायन आपके पास ये बना। वो वाला एनायन ज्यादा स्थायी है या ये वाला एनायन ज्यादा स्थायी है, स्थायी नीचे वाला एनायन ज्यादा है या ऊपर वाला एनायन ज्यादा स्थायी है। वो कैसे पता चला, क्योंकि नीचे वाले का ऋणावेश दोनों पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, ऊपर वाला ऋणावेश केवल एक पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में। जब ये दो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो एक बार इधर कॉन्जुगेशन में है तो एक अनुनादी संरचना बनेगी, और वो कौन से वाली बनेगी, CH3CO, CH डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, O नेगेटिव,
और सिंगल बॉन्ड आपका CH3। जब इसको आप इधर दे रहे हैं यहाँ पर, तो दूसरी अनुनादी संरचना सूत्र बनेगा आपका। तो वो क्या होगा आपका, CH3C सिंगल बॉन्ड O पे आपका नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसकी अनुनादी संरचना 2 बनी, इसकी अनुनादी संरचना 3 बनी, जिसकी है। अच्छा थोड़ा सा आराम, तो आराम क्या, इससे तो बहुत स्पीडली पढ़ाते हैं जब इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाते हैं। चलो खैर दोबारा तो ध्यान, मैंने मैं सोच रहा हूँ हाइड्रोकार्बन आज के लेक्चर में पूरा फिनिश करना है। चलो कोई बात नहीं, आराम से देख। ये बात आप समझ के ना कि इस कंपाउंड की, मैं ये जानना चाह रहा क्या ये कंपाउंड गिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करेगा या नहीं करेगा। ये करेगा। क्यों करेगा, इस कंपाउंड के पास एसिडिक H एटम है। तो मैं कह रहा कि इस H की ज्यादा नेचर अम्लीय, इस वाले H की ज्यादा अम्लीय नेचर है, या इस वाले की ज्यादा अम्लीय प्रकृति है। तो मैंने कहा कि जब मैंने इस वाले H को निकाला, CH3 के H को निकाला, तो ऋणायन ये बना। ये ऋणायन बनने पर इसकी अनुनादी संरचना 1 बनी। लेकिन जब मैंने H यहां से निकाला, ये तो निकालना निकालना तो जानते होंगे भाई, कैसे देखे CH के साथ आपका भाई, देखिए भाई जीवजैन वाले बेटा H ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब मैं दोनों इलेक्ट्रॉन C को दे देता हूं, H कैसा हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ CH पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ऐसा पता होता है डिस्प्ले, यानी पूरे के पूरे CH के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, CH को दे दिए, क्योंकि एज ए प्रोटॉन्स निकलना है इसको। तो एज ए प्रोटॉन्स यहाँ पर आपका निकल गया। मैंने कहा कि मैं दोनों टाइप के H प्लस आयन निकाल रहा हूँ। CH3 का H निकाला तो ये वाली संरचना बनी, इसकी एक ही अनुनादी संरचना बनी। जब मैंने बीच वाले CH2 से यानी मिथाइलिन ग्रुप से H निकाला तो ये वाली संरचना बनी इसकी। इसकी अनुनादी संरचना कितनी बनी, 3, 1 2 3। जिस ऋणायन की जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना होगी, वो ऋणायन उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। किसी पदार्थ का ऋणायन जितना ज्यादा स्थायी होगा, पदार्थ उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि किसी पदार्थ की अम्लीयता उस पदार्थ के ऋणायन के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होती है। जिस पदार्थ का ऋणायन जितना ज्यादा स्थायी होगा, पदार्थ उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। ये बात तो पता है, आप लोगों से बता दी बार बार। तो यानी पदार्थ की अम्लीयता उस पदार्थ के ऋणायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है, उस पदार्थ की स्टेबिलिटी पर, उस सब्सटेंस के ऋणायन उस सब्सटेंस के एनायंस की स्टेबिलिटी पर निर्भर करती है। बात मैंने बता दी। तो मैंने कहा कि हाँ भाई ये वाला H निकलेगा। जब ये वाला H आपका यहां से निकलेगा, तो ये भी आपका कैसा हो गया, एक्टिव H हो गया। ये कैसा H हो गया, एक्टिव, यानी एसिडिक H हो गया। मैंने 3 बात लिखवाई, एक्टिव H या एसिडिक H हो गया। तो ये वाला H एसिडिक नेचर का है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे जो आपका एल्काइल ग्रुप होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसके सापेक्ष एल्केन बनेगी। इस एल्काइल ग्रुप के सापेक्ष एल्केन बननी है। अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो इसके सापेक्ष यानी ये वाला H इस CH के पास आ जाएगा, क्योंकि ये स्परांशिक ऋणावेश है, तो स्परांशिक धनावेश है। तो यहाँ जो आपकी रिएक्शंस होगी, CH2 के साथ एक CH3 ये हो गया, तो एक CH3 आपका ये हो गया। क्या कहेंगे सर, प्रोपेन। प्लस आपका बचेगा क्या, रेजिड्यू, आपका अवशेष क्या बचेगा। अवशेष में यहाँ आपको CH के साथ यहाँ बॉन्ड नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। प्लस माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। तो MgCl यहाँ लिख दिया मैंने, CO के साथ CH3 लगा दिया। ये आपका माइनस वाला था, ये आपका प्लस वाला था। तो यहाँ आपस में एक दूसरे के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये आपका रेजिन। तो ये तो खैर नहीं कोई पूछता, ये वाली बात पूछता है कि हाँ एल्केन कौन सी बनेगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बनाएंगे, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो पूछ सकते हो, समझ आ गई होगी बात वैसे, है ना। अगर मैं ऐसा आप लोगों से पूछता हूँ, देखिए क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट आपकी, क्या होगी। तो क्या होगा आपका आंसर बेटा। इसका चार्ज आपका
इस पे चार्ज आपका, इसमें एक्टिव एच कहाँ है, ये वाला पूरा निकल जाएगा, क्योंकि इसका प्लस इसका माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका CH3 प्लस आपका C ट्रिपल बॉन्ड CMgCl, ये आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव है यहाँ पर। तो समझ, अगले टॉपिक पे चलें, अगर समझ आ गई हो बात। केवल हमें तो अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट आप लोगों के पास है और ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शंस किसी ऐसे सब्सटेंस से करा रहे हैं जिस सब्सटेंस के पास एक्टिव एच एटम है, तो हमेशा एल्केन बनाएगा, और एल्केन उस एल्काइल ग्रुप के सापेक्ष बनेगी जो एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड एजेंट के पास है। ग्रिग्नार्ड एजेंट के पास यहाँ आपका एलाइल ग्रुप है, इस एलाइल ग्रुप के सापेक्ष ही आपकी एल्कीन बनेगी, यहाँ एल्केन नहीं बनी यहाँ पर, क्योंकि इसके सापेक्ष बनी है ये, तो ये बात याद रखनी। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट में जो एल्काइल ग्रुप है आपका, एलाइल ग्रुप है यहाँ, तो उसको H देना है, बस प्रोटॉन देना है, किसी ऐसे सब्सटेंस से लेके देना जिसके पास एक्टिव H एटम है। चलो खैर, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट वाली बात याद रखनी, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता रहता है, ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला क्वेश्चन आता रहता है, तो मैंने इसलिए आपसे कराया है। नेक्स्ट मुझे बताओ फटाफट, अभी आप पेपर दे के तो आए, अभी आपने पढ़ा हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में, चैप्टर में आपका कौन सी रिएक्शन है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये आपका रिएक्शन है बाय बोर्ड्स रिएक्शन। बोर्ड्स रिएक्शंस के बारे में क्या विचार है, अभी अभी आप लोग पेपर देख आए हो, हेलो एल्केन्स में है रिएक्शंस आपकी, हेलो एल्केन में बताओ फटाफट बोलो, याद है क्या या नहीं, अभी तो पेपर दिए, कल परसों तो पेपर हुए है यार, हाँ बताओ। हेलो एल्केन को अगर ट्रीट करते हैं जिंक के साथ, ये आपके पास हेलो एल्केन है, RCl प्लस आपका 2Na है, Cl सिंगल बॉन्ड R है, ड्राई ईथर, ड्राई आपका ईथर लिया है, तो जिन जिन कार्बन से आपके हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए ऐसे निकालते थे आप, ऐसे ऐसे आप लोगों से पढ़ाया हुआ है, R सिंगल बॉन्ड R प्लस आपका 2NaCl, ये तो पढ़ा था। अगर यहाँ आपके पास CH3Cl है प्लस 2 आपका Na है प्लस Cl सिंगल बॉन्ड आपका CH3 है, यहाँ आपका ये निकल जाएगा, ये निकलेगा तो आपका बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस आपका 2Na, क्या बना आपका ये इथेन बना है। अब आपसे है ना, आपसे क्या कह रहे हैं कि सर इसमें ना, इस रिएक्शंस में ना वे दो कार्बन आमने सामने अटैच हो जाते हैं जिन दो कार्बन पर अलग अलग हेलोजन एटम अटैच है, यही तो कह रहे हो। अगर आपके पास ये वाला कोई कंपाउंड आता है, ये वाला कंपाउंड, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, ठीक है, और इसको ट्रीट करते हैं आप Na एक ही लिखा हुआ आएगा, Na अपॉन ईथर, तो ऑटोमेटिकली हमें समझना कि यहाँ 2 मोल ऑफ सोडियम एटम्स लेना, वो तो वहां पर आपको अंडरस्टूड खुद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा होगा एरो का ऐसे Na अपॉन ईथर, उधर आपका हेलोएल्केन्स हो और Na अपॉन ईथर कहीं लिखा हुआ हो, तो समझ लीजिए बोर्ड्स रिएक्शन है। और बोर्ड्स रिएक्शंस में आपको अभी अभी क्या सीख रहे हो आप, आपने क्या पता चला, ठीक है सर, आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपके कार्बन, जिन कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ, वो कार्बन आमने सामने आपस में जुड़ जाते हैं, यहाँ इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, जुड़ रहा है, तो यहाँ ये दोनों कार्बन क्या होंगे आपस में, आपस में ऐसे जुड़ गए, और प्लस आपका 2NaCl निकल गया, समझ रहे हो इस बात को, ये आपकी बोर्ड्स रिएक्शंस ऐसे होती है। बोर्ड्स रिएक्शंस करते कैसे हैं देखो ध्यान से आप, अगर मैं क्वेश्चंस कहूं कि प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज, क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज,
किफायत अगर आपने बता दिया इसका आंसर तो आपकी पार्टी होगी, आपकी क्या सभी की ईद की मेरी तरफ से पार्टी होगी आप लोगों की। चाहे जहां जिस होटल में खाना पीना करना। बेटा ईद की बात कर रहा हूँ मैं, अभी नहीं कर रहा हूँ। ईद पर रोजा नहीं होगा। ए ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। उल्टा पुल्टा तो बना। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई ना कि हमें कैसे कैसे कुछ डेप्थ तक चला जाता हूँ, क्योंकि अभी तो आप 12th करके आए हो। जब इतने डेप्थ तक आप जाना शुरू करेंगे तभी अपने आप को आप डॉक्टर समझे, नहीं तो आप ऐसा नहीं हो। क्योंकि इतनी गहराई तक आप लोगों को ये नहीं समझना कि हमें क्या आ रहा क्या नहीं, आप सिर्फ गहराई को आप डेप्थ को पकड़े कि हाँ सर बता कैसे रहे। ठीक है। जैसे मैंने अभी आप लोगों से बताई ये बात, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए है। इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन ए है। बट अगर ए ऑप्शन होता तो मैं कहा कोई ये थोड़ा कहता कि दावा तुम्हें आप सबकी दूंगा चाहे जिसने कहता। सी, ये कह रही है इसका ऑप्शन सी है। ठीक है। अब एक भाई कह रहा कि डी है। अब बचा एक कोई सा उधर से कह देगा, फरमान कह देगा, है ना। उधर से कह देगा कोई ए भी, बी भी है ना, ये तो कहेंगे। बट ऐसा नहीं होता, देखो ध्यान से इधर देखो कैसे जाना है क्वेश्चंस में। अरे बहुत सी बातें हैं बेटा, अभी तो मैं बहुत सी बातें क्या, अभी तो नहीं कुछ बताया जाता है इतने शॉर्ट टाइम, क्योंकि बहुत कम टाइम से आपका ये हाइड्रोकार्बन पूरा रिपीट करो आपको बताओ तो फोर्थ। देखिए ध्यान से क्या करें। इसकी मैकेनिज्म देखो आप क्या होती है। क्रिया विधि के बारे में, क्रिया विधि का पता होना जरूरी है। क्रिया विधि देखते हैं सबसे पहले। सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी प्रवृत्ति इस इलेक्ट्रॉन्स को खोने की रहती है कि छोड़ो यार मैं फिर स्टेबल हो जाऊंगा, क्योंकि दिस इज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां से त्याग दिया। फिर मैंने आर सिंगल बॉन्ड सीएल लिखा है, आर सिंगल बॉन्ड एक्स लिखा है, लिख दिया। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहां से मिला, इस इलेक्ट यहां से मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसा करने पर क्या होगा बताओ फटाफट क्या होगा। ऐसा करने पर आर पर पॉजिटिव चार्ज और एक्स पर आपका नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आया इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसको दे दिया कि तू परेशान मत हो, ले मैं दे रहा हूं। तो ऐसा करने पर आर के पास आपका ऑड इलेक्ट्रॉन और प्लस एक्स के पास पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बात समझ आ गई। तो क्या बना इसमें इंटरमीडिएट बना आपका फ्री रेडिकल। क्या बना कार्बन फ्री रेडिकल, ये आपका फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल है। अब कई सारे फ्री रेडिकल्स आपस में जोड़ेंगे, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा, डाइमर डाइमरेशन कहते हैं। और यहाँ आर सिंगल बॉन्ड आपका आर बन गया। फिर ये एन ए प्लस यहाँ परेशान है और ये एक्स माइनस परेशान है। और जो दो परेशान आत्मा आपस में मिलती है ना तो काफी काफी कई कई घंटे तक बैठे रहती है आपस में, टाइम का उन्हें पता ही नहीं होता, टाइम बर्बाद करते रहते हैं। तो इधर परेशान आत्मा ये है, इधर यहाँ पर ये है, तो दोनों मिले तो क्या बना NaX बना। तो रिएक्शंस कैसे हुई पता चल गई कैसे हुई, रिएक्शन का पता चला कैसे। तो हमेशा रिएक्शंस में आपका क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। जब मैं इसकी रिएक्शंस कर रहा था CH3 की रिएक्शंस कर रहा था Cl के साथ, और यहाँ Na लिख रहा था, Na प्लस लिख रहा था, सोडियम लिख रहा था केवल, और यहाँ ईथर लिख रहा था। तो यहाँ आपके पास फ्री रेडिकल बना है। इस फ्री रेडिकल को फिर आपने क्या करना, यहाँ पर ये आपका Cl माइनस था, इलेक्ट्रॉन स्पेशल लेके मैंने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसका मैंने इसको दिया था, ये बात तो समझ रहे हो आप। तो ये दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होंगे,
ये दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। शायद आप लोग इस बात को तो अलग से समझे, ये बात अगर आपको तीनों लाइन आपकी समझ में आ गई हो तो ये बड़ी बात नहीं है, ये बात आपकी समझ में आ चुकी है। यहाँ ध्यान से देखिए इस बात को, केवल इतनी सी बात को समझिए। अलग से मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से देखिए आप अलग से। सी के साथ आपके पास 3H है, CH3 लिख रहा हूँ आर को मैं, और यहाँ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ Cl का है, तो एक इलेक्ट्रॉन C का है, कार्बन का है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, तो क्या हुआ आपके पास C के पास चार्ज कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। इसके पास पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि Cl ने इसके साथ चीटिंग की है, यानी Cl इसका इलेक्ट्रॉन्स भी लेके चलता बना है, यही तो हुआ ना, क्योंकि एक Cl का है तो एक कार्बन का है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी Cl के पास चला गया। फिर सोडियम, जब ये रो रहा है तो सोडियम इसकी हेल्प करता है, सोडियम हेल्प करता है, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आ जाएगा, क्या इसके पास अभी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो इसके पास जो ले लिया था Cl ने, वो इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया इसको, सोडियम ने दे दिया। तो यहाँ C के पास आपका क्या हो गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि पहले से पॉजिटिव है और कोई इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो न्यूट्रल होता है। अगर पहले से चार्ज ना होता तो नेगेटिव होता। वो पहले से क्या है, पहले से पॉजिटिव है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, सिर्फ वो कमी उसकी दूर की है, तो चार्ज वार्ज उसका न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ और यानी कार्बन फ्री रेडिकल बना आपका। तो वोर्स रिएक्शंस का जो इंटरमीडिएट है वो कार्बन फ्री रेडिकल है, वोर्स रिएक्शंस का इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल है। तो यहाँ भी आपके पास, अगर अभी मैंने एक क्वेश्चन आपसे ऐसे कहा था, एक क्वेश्चन अभी पूछा था आपसे ऐसे, एक Cl यहाँ है तो एक Cl यहाँ है, जब इसको आप Na के साथ ट्रीट कर रहे हैं, Na अपॉन ईथर जब आप लिख रहे हैं, तो एक आपका फ्री रेडिकल इसके पास, एक इसके पास, एक एक होगा, जहां जहां Cl जुड़ा हुआ वहां वहां पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ब्लाइंडली आपको ये बात याद रखनी है कि हाँ ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि उसके पास एक एक आपका और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ये और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ दिया, यहाँ से यहाँ दिया, इन दोनों कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दो, एक ऊपर से तो एक नीचे से, दो इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो दो इलेक्ट्रॉन्स हुए तो बॉन्ड क्या बन गया आपका, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है भाई, किफायत, एक बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ एक बॉन्ड आपका ये ऐसे बन गया, समझ आ गई बात। फिर आप क्या कहोगे, सर जब आपने क्वेश्चन छोड़ा यहाँ पर, तो क्वेश्चन छोड़ा, तो क्वेश्चन छोड़ने पर देखिए क्या कहता हूं मैं, यहाँ ये, यहाँ ये, एक और इलेक्ट्रॉन ये हुआ, तो एक और इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ठीक है बात। तो जैसे इस और इलेक्ट्रॉन्स को नीचे इसको यहाँ लाया, तो बीच में क्या बनाया मैंने, बॉन्ड बनाया ना, बॉन्ड बनाया। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी बॉन्ड ही बनाना। बट देखिए यहाँ ध्यान से समझ लेते हो, अभी इस साल जो 12th का है उनको, उनका दिमाग थोड़ा हल्का हल्का चल रहा होगा, इसी साल 12th क्या पिछले साल, अभी, हाँ अभी तो जैसे फंटोस पिक्चर थी ना उसमें, देखिए फंटोस लग रहा होगा। देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, दो पाई इलेक्ट्रॉन है। एक इस इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ दे रहा हूँ भाई, दे दिया। यहाँ दो में से एक पाई इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूँ और यहाँ दे रहा हूँ। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस कार्बन कार्बन के बीच में, दो, बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ दिया, और एक पाई इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ बचा हुआ है, उसको यहाँ दिया, यहाँ बॉन्ड कैसा हो गया, और यहाँ कैसा हो गया, क्या बनी प्रोडक्ट, क्या बनेगी, यहाँ डबल, यहाँ डबल, ये डबल तो है, इसको मैंने कुछ कहा ही नहीं। आंसर क्या हुआ, सोच क्या रहे थे, अनिरुद्ध पठान क्या क्या बात सोचे, है ना। अगर आप किसी अपने भाई बंधु से पूछेंगे हो थोड़ा पता, हाँ इतने डेप्थ में कौन कहाँ क्या बोर्ड से रिएक्शन, जैसे किफायत पूरे साल तक पढ़ रहा है, अगर किफायत किसी से पूछेगा तो क्या, हाँ उन्हें कहीं पता, जब इन बातों का पता चल जाएगा तो तभी डॉक्टर एकदम से बन जाते हैं। तो वोट सिलेक्शन अभी, अगर आप मैं कहो तो अभी भी 1 घंटा तक वोट सिलेक्शन तो बोलता 1 घंटा पूरा बोल सकता हूँ अभी, लेकिन नहीं, अभी कुछ कराना है। वोट सिलेक्शन का ध्यान रखना है, क्या प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, क्या आपका ऑप्शन था, क्वेश्चन पूछा तो देखते रहेंगे कि ऑप्शन क्या है। क्लियर हुई बात, आगे चला कुछ उतारना हो तो उतार, नहीं तो मैं आगे चलता, इधर से एक ही बात है, वही बात आनी, इधर से करेगी तो भी 3 पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट बनेंगे,
उधर से करा तो भी 3 पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट बने, दोनों को मिलेंगे नहीं, क्योंकि एक एक पाई बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करेंगे, दोनों फ्री रेडिकल्स के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास, फ्री रेडिकल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इधर से वाले से कर ले चाहे उधर वाले से कर ले, करेंगे एक साइड, दोनों साइड से होंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, फिर एक बोर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहेगा, पॉसिबल नहीं है, एक साइड से होंगे। तो अगर कोई, ये मेन बात है, कहीं भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है उस रिएक्शंस का, तो आपको ये बात मेन याद रखनी होती है। आप किसी भी रिएक्शंस की, जो भी रिएक्शंस पढ़े हैं, कहते हैं ना बहुत से टीचर क्या कहते हैं, अरे यार इतना नहीं, नीट में आता, नीट एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती। भाई माइंड में जब आप कहोगे कि 30 फीट जंप करने का टारगेट है, तो 20 फीट जंप कर पाओगे। जब 30 का टारगेट लेके चलोगे कि मुझे 30 फीट जंप करना है, 30 फीट जिसका टारगेट होता है, कभी टारगेट वो 100% उसका टारगेट नहीं होता। तो जब इन सब बातों को, कोई भी रिएक्शन आप पढ़ें, कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हुई, समझ रहे हो ना बात, ध्यान से ऐसे सब कुछ पढ़ना है, ऐसे कैसे हो गया, कहां से हो गया, क्यों हो गया, हर रिएक्शंस की मैकेनिज्म है। तभी मैंने कहा था कि घर बैठ के पढ़े आप हाइड्रोकार्बन, और जो बात समझ में नहीं आती उसे लेकर आओ, आता आप सबसे नहीं कहा था, तो यही तो पूछना होता, और क्या होता है। हम तो जब पढ़ा करते थे तो घर से चलते थे कि आज टीचर्स को परेशान करना, सही करना उसको, हमारी तो ये टेंडेंसी रहती थी, और आप हैं क्यों ऐसा देख रहे पिक्चर बैठ के, ऐसा नहीं होना। टीचर को अपमानित नहीं करना, कभी तुम तो सोचना कि हाँ टीचर ने कहा हमारे, चलो उसके तो बैंड बजाऊंगे, बैंड नहीं बजाना। अलग अलग मेरी भावना समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई कभी पता चला कि हमारे से तो काम है सर, कि सर ने कहा कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, समझ रहे हो, पढ़ाई से संबंधित क्वेश्चंस पुट अप करने हैं। किफायत, कभी पता चला कि ना, और किफायत मेरा स्टूडेंट रहा हुआ, जब मैं वहां पढ़ाता था तो किफायत को थोड़ा लगता था कि हाँ सर को इतना डेप्थ में सब कुछ पता है। अब तो ऐसे लगता था रहा ये तो ऐसा मास्टर जैसे और मास्टर है यहाँ कॉलेज में ना, अच्छा लगता था। चल नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यार सबसे ज्यादा परेशान मैं इसी में हूँ, खुद तो नल्ले हैं ही, लेकिन वो मुझे भी ऐसे समझते हैं, वो पता होगा नहीं, बाय वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइसिस, याद रखेंगे एक बात को, सिंपल सी बात, सोडियम सोल्ट लेना आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ट्रीट करते हैं किसके साथ, NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो हर किसी बंदे को पता कि RCOO बनेगा प्लस आपका H2O, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हर किसी बंदे को सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, विद्युत अपघटन, जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह अपने आयनों में विघटित हो जाता है, यानी धारा के द्वारा किसी वैद्युत अपघट्य को अपघटित करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां भी कहीं LYSIS आ जाता है, लाइसिस कहीं भी आ जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो, इलेक्ट्रोलाइसिस हो, कोई सा भी लाइसिस आ जाता है, तो प्रोसेस का नाम है, तो एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया क्या है कि करंट के द्वारा किसी विद्युत अपघट्य को उसके आयनों में विघटित करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया, जब आपके पास ये RCOO आपका है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसमें आप करंट पास कर रहे हैं, आप मेरी तरफ देखते रहो, इधर ही कुछ तो समझ में होगा, उधर ना देखो, इधर देखते रहो, अपने आपको कह रहा हूँ मैं, कौन सा स्कूल था आपके पास, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ, अब मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, रेड टी शर्ट को नहीं, वंश तो है, स्कूल कौन सा है, विद्या मंदिर, विद्या मंदिर वाले तो वैसे ही बिल्कुल बहुत कंसंट्रेशन बहुत हाई फाई होती है उनके, तो है, तो इधर उधर कहाँ देख रहा आदमी, यहाँ देखता रहे, है ना, वंश, तेरे वहां तो जाता रहता हूँ मैं, देखा होगा तुझे 1-2 बार, है ना, प्रिंसिपल के पास मेरे काफी अच्छे रिलेशन, ठीक है, वहां तो मैं जाता रहता हूँ। तो करंट पास, क्या करंट पास करने पर, वृंदा मेरे पास ही पड़ी हुई लास्ट की, तेरे यहाँ की टॉपर जो लड़की वृंदा, COO नेगेटिव प्लस आपका Na पॉजिटिव, ये आपका एनायन है, ये आपका कैटायन है,
एक एनायन बना तो कैटायन बना। ये आपका ऋणायन है, ऋणायन है, ये आपका धनायन है। क्लियर हुई बात? तो ये वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य को धारा के द्वारा उसके आयनों में विघटित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस। वो तो सिंपल लैंग्वेज याद रखने को, ये नहीं कि तुम्हें एकदम से अंग्रेज बनना, अंग्रेज नहीं बनना, बस आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या। किसी भी वैद्युत अपघट्य को धारा के द्वारा एनायंस और कैटायंस में डिकम्पोज करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन कहते हैं। ये आपका वैद्युत अपघटन हुआ, हमेशा याद रखना है। अच्छा मुझे बताइए एक बात, एनोड किसे कहते हैं? एनोड, एनोड क्या चीज है? एनोड, एनोड क्या चीज है और कैथोड क्या चीज है? दो टर्म पढ़ते हो आप, एक एनोड पढ़ते हैं, कैथोड पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में दोनों टर्म पढ़ते हैं, एक आपकी एनोड होती है, एक आपकी कैथोड होती है। तो कैथोड किसे कहते हैं? एनोड, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? जो इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो इसका अपोजिट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो इसका अपोजिट होता है, तो फिर वहां क्या गड़बड़ है? आप कह रहे हो कि एनोड जो होता है, एनोड पे चार्ज पॉजिटिव होता है और कैथोड पर चार्ज आपका नेगेटिव होता है। बट हम तो यही पूछ रहे कि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज क्यों है? देखो ध्यान से, अगर ये बात आपको 6th स्टैंडर्ड में बतानी पड़ जाए या 9th में, सॉरी 6th में तो नहीं, 9th में। एक मेटल रोड ये है, यहाँ ये मेटल रोड लगी हुई है, दूसरी मेटल रोड आपकी वंस यहाँ पे लगी हुई। बेटा देख यहाँ से फटाफट, मैथ्स है बायो एवंस के पास, अच्छी बात है, पढ़ ध्यान लगा के पढ़। देख अभी 5 मई में पेपर देख कैसा आता है नीट का, फिर क्या करना है, कैसे किस टाइप से। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पर आपका एक वैद्युत अपघट्य है बी, ए भरा हुआ बी प्लस है, तो ये आपका माइनस है। ठीक है, हमें नहीं पता था कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है, पता ही नहीं था इस बात का हमें। तो एक यानी एक मेटल रोड पे, एक मेटल रोड पे तो ये कैटायन गया, दूसरे मेटल रोड पे एनायन डिपॉजिट हुआ है। एक पे कैटायन तो एक पे एनायन। तो आपका बना था C4 कैटायन, सी को कैटायन कहते हैं, सी से कैटायन बना और सी से ही कैथोड बना है। कैथोड जो कलेक्टिवली वर्ड है वो बना कैटायन प्लस रोड्स है। किसे बना? कैटायन प्लस रोड्स है। दैट मेटल रोड एट विच कैटायन डिपॉजिटेड नोन एज द कैथोड। जिस मेटल रोड पर कैटायन डिपॉजिट होंगे उसे क्या कहते हैं आप? उसे उसे कैथोड कहेंगे। और जिसपे आपका यानी ये आपका क्या कैटायन है, ये धनायन है, ये आपका धनायन है। जिस पर धनायन जमा होंगे, कैटायन को सबने पता होगा धनायन कहते हैं, जिस पर धनायन जमा होंगे उसे क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। तो ये क्या कहलाया आपका? ये मेटल रोड क्या कहलाई आपकी? कैथोड कहलाई। अब इस पर धनायन जमा हो रहे हैं तो इस पर आवेश कैसा होगा? क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो इस पर चार्ज कैसा रहा? नेगेटिव। और ये क्या है जिसपे एनायन गया? एनोड। तो ए से क्या बनता है आपका? ए फॉर एनायन, ए फॉर आपका एनोड बना। तो जिस पर एनायन डिपॉजिट होंगे, एनायन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पे नहीं जा सकता, किस पे जाएगा? बच्चों को अच्छे से बताओगे कि हाँ ऐसे नाम पड़ा कैटायन, कैथोड ऐसे नाम पड़ा, एनोड। कैथोड एनोड वैसे नाम नहीं पड़ा, तो नाम इसका पहले हम केमिस्ट्री में पहले क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद नाम रखते हैं। तो हमें नाम कैसे कैसे रखे आपको पता चलता। पहला आपने किया, यानी कोई बी ए वैद्युत अपघट्य है, कैथोड पर ऋणावेश होगा और एनोड पर आपका धनावेश। और आप एनोड को कह रहे थे नेगेटिव, है ना? चलो ध्यान रखेंगे इस बात। अब हमेशा यहाँ लिखना एट एनोड, ए फॉर एनोड और ए फॉर एल्केन। एनोड पर एल्केन निकलेगी, एनोड पर, क्योंकि ए फॉर एनोड है तो ए फॉर एल्केन है, एनोड पर एल्केन रिलीज होगी और कैथोड पर आपकी H2 गैस रिलीज होगी। तो यहाँ ए एट एनोड
कौन डिपोजिट हो रहा है एनोड पर? एनायन। ये क्या है आपका? एनायन। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? एनोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है या अपचयन की प्रक्रिया होती है ना? ऑक्सीडेशन हमेशा याद रखें। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ये आपका एनोड ऑक्सीडेशन हुआ। आर सी ओ, ओ नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन्स मैं निकाल रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाल दिया, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे आपके पास? 1 बचेगा। 2 थे, 2 में से 1 निकाल दिया, 1 बच गया। 1 इलेक्ट्रॉन्स निकाला तो 1 बच गया। ये किया मैंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई आपसे कहता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, तो आपने कहना था प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को रिडक्शन कहते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया। नेक्स्ट स्टेप आपने ली आर सी ओ, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आपका, इसके आर के और सी के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, एक मैंने यहाँ दे दिया। आधा हेड जब भी लगाता हूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ ट्रांसफर किया, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ ट्रांसफर। ऐसा करने पर आर के पास ओड इलेक्ट्रॉन्स आ गया, और ये सी ओ डबल बॉन्ड ओ, यानी ये CO2। CO2 गैस कहाँ रिलीज होगी आपकी? एनोड पर। अब एक फ्री रेडिकल को दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेंगे, एक फ्री रेडिकल को दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगी? एल्कीन। यहाँ क्या कर दूं मैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ये दोनों यहाँ ले लिए जब 2, तो एल्कीन कहाँ बनी आपकी? एनोड पर एल्कीन। तो एनोड पर आपकी हमेशा एल्कीन बनेगी। याद रखियो, इसी से मैं क्वेश्चंस पुट अप करूंगा अभी, इसी से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं कोई पूछता। हर कोई पढ़ाता है तो सीधे सीधे क्वेश्चंस तो आते हैं, थोड़े तो घुमा के तो आते ही हैं, सीधी सी बात है। 3 लाख लोग बैठ रहे हैं तो सीधा तो थोड़ा पूछेंगे, हाँ बताओ कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, थोड़ा ही पूछेंगे। एट के बाद आपका एट कैथोड, कैथोड पर आपके पास क्या हुआ था? रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ Na प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन जो ये यहाँ, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लॉस हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ क्या करा? गेन किया है। क्या बन गया आपका? 2Na बना। 2Na को किसके साथ ट्रीट किया? 2Na को वाटर के साथ ट्रीट किया। 2NaOH प्लस H2 गैस आपकी रिलीज। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद सॉल्यूशंस की जो नेचर होगी वो एल्कलाइन होगी, क्योंकि क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस एक कंटेनर में करेंगे, तो कंटेनर के अंदर बन क्या गया? NaOH बन गया। तो ड्यू द फॉर्मेशन ऑफ NaOH द नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस विल बी एल्कलाइन, यानी बेसिक नेचर। दोनों बात आप ध्यान से पढ़ें और फिर मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दें। प्रोडक्ट आपकी क्या होगी ये बताना है बस आपको। पहले उतारना, एक बार उतारने के बाद समझे, समझने के बाद क्वेश्चन का बाद में।
लेफ्ट वाला हटा दो क्या? लेफ्ट वाला हटा दो क्या? देखो ध्यान से मैं क्या करता हूँ। अगर आपके पास ये गिवन है आपके पास, और एरो पे लिखा है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो प्रोडक्ट आपको देखनी है इलेक्ट्रोलाइसिस अगर एरो पे लिखा हो। तो आपके पास सीधी सी बात है, यहां तक आपको पहुंचना है। यानी जहां आपका RCOONA था, जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, उस पर और इलेक्ट्रॉन्स आया है। तो एल्काइल ग्रुप आपका कौन सा हुआ? ये हुआ। तो इस पर आपका और इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये फ्री रेडिकल यहां बने। कितने बने आपके? 2 बने। तो यहां मैंने 2 बना दी। ठीक है। एक फ्री रेडिकल्स को मैंने इधर से लिखा, दूसरे फ्री रेडिकल को मैंने इधर से लिखा। दोनों आपस में क्या होंगे? डाइमराइज होंगे, कंबाइन होंगे। तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी? तो ये आपकी प्रोडक्ट बने। इस क्वेश्चंस की प्रोडक्ट, इस क्वेश्चंस का आंसर आपका, इसको देखते हुए लिखा मैंने सब कुछ, इसको देखते हुए लिखा मैंने, क्योंकि RCOONA अगर है, जब इसको मैं एट एनोड की बात करता हूं, तो ये जो आर के पास और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ इसके साथ CONA जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पर और इलेक्ट्रॉन्स आएगा। जैसे यहाँ आर को और इलेक्ट्रॉन्स आया, तो 2R मैंने लिए, दोनों को मैंने क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया। ऐसे ये 2 आएंगे, तो दोनों को मैंने आपस में जोड़ा। तो इसका आंसर, समझ आई बात है? यस सर। ये इसका ऑप्शन बन गया। अब उसका आंसर क्या होगा? आप क्या कहोगे? देखो बिल्कुल मैं, अभी तो मैं ज्यादा मैकेनिज्म के चक्कर में पड़ नहीं रहा, तो मैं सीधा सीधा ट्रिक्स बता रहा आपको कि हाँ आपको करना क्या है। भाई यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ आपका? CONA हटना है। जिस कार्बन पे लगा हुआ उस कार्बन पे क्या होगा? और इलेक्ट्रॉन। जिस पे ये लगा हुआ उस कार्बन पे क्या होगा? और इलेक्ट्रॉन होगा। सीधी सी बात है, सिंपल सा बता दिया। और जब और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आपका होगा ऐसे, तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ, हर किसी बंदे को पता चल गया। यस सर। 2 जगह, क्योंकि 2 ही उसमें, 2 ही टाइमर आपस में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ का यहाँ गया, तो प्रोडक्ट आपकी क्या बन जाएगी? यहाँ बॉन्ड आपका डबल हो जाएगा। डबल बॉन्ड हो जाएगा। बॉन्ड डबल, बहुत सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। देखो ब्रेन तो थोड़ा सा सोचना केवल, मैकेनिज्म से समझ आएगी ये बात। मैकेनिज्म मैंने आप लोगों के सामने समझा ही है। अगर आप वुड्स रिएक्शंस की बात करते हैं, तो उसमें भी आपका कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है। इसकी बात करें तो इसमें भी आपका कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है। दोनों में कार्बन फ्री रेडिकल आपका फॉर्म हो रहा है। What will be the product of the following? What will be the product of the following reactions? निम्न रिएक्शंस की प्रोडक्ट क्या होगी? निम्न रिएक्शंस की प्रोडक्ट क्या हो?
एक्वस सॉल्यूशन है इसका। जलीय विलयन है इसका जो सब्सटेंस आपके सामने है। बताओ इसकी पूरे। बताओ क्यों नहीं बताओ। इतना सा क्यों बोल जाती हो। यहाँ देखें इसके पास क्या होगा। जहाँ ये जुड़ा हुआ है जबकि मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन। हाँ। और ये कितने रहेंगे दो। डायमर बनाएंगे। एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास। एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास। दोनों को जोड़ना है। जुड़ने के बाद ठीक है ना सोच। चलिए कर नेक्स्ट। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन क्या क्या पढ़नी देखो सिर्फ एनसीईआरटी से क्या पढ़नी जो समझ में नहीं आएगा वो मुझे पूछेंगे आप लोग आके। एक तो पढ़ना आपको हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन एक बार। दूसरा आपका एरोमेटिजेशन ऑफ एल्केन। एरोमेटिकरण। तीसरा आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। केवल तीन चीज पढ़नी है बच्चों को। ठीक है। हेलोजनीकरण। एल्केन का हेलोजनीकरण। एल्केन का एरोमेटिकरण। और एल्केन का ऑक्सीकरण। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कल या नहीं। ठीक है। इन तीनों में से क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाएंगे। आगे चले फटाफट। हाँ वो अभी है। नेक्स्ट चलो एक पॉइंट पढ़ा देते हैं। थक गए हुए हैं? क्या लग रहा। हाँ, कितने बजे आए थे। कितने बजे आ गए थे सुबह 8 बजे बैठते हो। घर जाते हो, चलो ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एल्कीन। एल्कीन में देखो क्या क्या पढ़ना है। चल इसके बाद एल्कीन आपका। नेक्स्ट आपका एल्कीन प्रिपरेशन सीधी सी बात है। चलो पहले नाम बता दो आप कुछ के नाम बता दो एक दो। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 इसका नाम बता दें आप। आईपीएसी नेम की बात हो रही है। आईपीएसी नेम की बात हो रही है इसका नाम बता दीजिए।
कि इधर से भी नंबरिंग करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम। क्या कहोगे? 3 मिथॉक्सी ओ सी एच 3 है, 3 मिथॉक्सी पेंट 1,4 डाइईन। अब ये रॉन्ग है, थोड़ा सा रॉन्ग क्यों है अभी बताओ, इसमें कमी क्या है? तो अभी इसमें कुछ कमी है थोड़ा, तो कमी बतानी क्या है? बट उस कमी का तब पता चलता जब थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते तो पता भी चलता, हिंदी में नहीं पता चलता। चलो खैर मैं बताता हूँ कमी। ये आपका वर्ड रूट है, ये आपका वर्ड रूट है, ये आपका 1 डिग्री सफिक्स है, आपका 1 डिग्री सफिक्स। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर सफिक्स वॉवेल के साथ स्टार्ट नहीं हो रहा, अगर सफिक्स वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वर्ड रूट के एंड में ए लगा लेते, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, पेंटा। ये हो जाएगा आपका पेंटा 1,4 डाइईन। अगर सफिक्स वॉवेल के साथ स्टार्ट नहीं हो रहा, तो उसके यानी वर्ड रूट के एंड में ए लगा लेते हैं। तो ये पेंट की जगह क्या होगा, पेंटा 1,4 डाई इन हो गया। कोई डी जो है वो वॉवेल नहीं है, डी वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसके एंड में हमें क्या लगा है, वर्ड रूट के एंड में ए लगा। नेमिंग वेमिंग कोई नहीं पूछेगा ये तो, ठीक है, इसे कोई नहीं पूछे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन में पहला पॉइंट बताओ आप। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन। प्रिपरेशन जो पहला है आपका किससे, फ्रॉम एल्काइन से है। ये आपके पास एल्काइन है, अगर एल्कीन का आप पार्शियल रिडक्शन कर रहे हैं, कंट्रोल रिडक्शन आप कर रहे हैं, H2 अपॉन PdBSO4 या CaCO3, और यहाँ वाइलिन जाइलिन, वाइलिन जाइलिन आपका, और यहाँ लिख रहे हैं आप Na अपॉन लिक्विड NH3, जो कहते हैं बर्च रिडक्शन, BIRCH, बर्च रिडक्शन। उस ऊपर वाले कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, आपने पढ़ा होगा। इस एल्कीन को, ऊपर वाली एल्कीन में और नीचे वाली एल्कीन में डिफरेंस बताना क्या है, ऊपर वाली एल्कीन और नीचे वाली एल्कीन में डिफरेंस बताना क्या है, क्या क्या इनके नाम हो जाएंगे। एक एल्कीन ऊपर बनी, एक एल्कीन नीचे बनी। ऊपर वाले में जो कैटलिस्ट लिया उसे लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं, LINDRES। और नीचे वाले में लिया आपने Na अपॉन लिक्विड अमोनिया, बर्च BIRCH, बर्च रिडक्शन कहते हैं इसको। तो बर्च रिडक्शन पर आपकी कौन सी एल्कीन बनी है, और ऊपर वाले कैटलिस्ट से कौन सी एल्कीन, दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। पहले वाली का नाम, क्या डिफरेंस है? हाँ बताओ, बताओ, आप बताओ, पहले वाले में क्या जुड़ रहा? सेकंड कार्बन। हाँ, अच्छा। अच्छा, तो ऐसा होने से क्या हो गया है, ऐसा होने से क्या हो गया, ये टर्म्स पढ़ी क्या, ये टर्म्स पढ़ी हुई है क्या, सिस एल्कीन एंड ट्रांस एल्कीन, पढ़ी थी ना?
है ना। ये स्टीरियो केमिस्ट्री में ये पढ़नी है, बताएंगे आप लोगों से, इनको पढ़ना है। तो फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से आपका फ्रॉम एल्काइन, नंबर सेकंड है फ्रॉम हेलो एल्केन, फ्रॉम हेलो एल्केन। अगर मेरे पास देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एरो पे लिख रहा हूं एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, ये एल्केन है। और इस H को चलो मैं यहां करके लिख रहा हूं ऐसे H, इस H को भी मैं यहां ऊपर करके लिख रहा हूं H। इस ब्रैकेट का नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि हेलो एल्केन से एल्कीन का फॉर्मेशन करना, अगर हेलो एल्केन है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, अगर हेलो एल्केन से एल्कीन बना रहे हैं तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है, तो एक किस्म से वो निराकरण अभिक्रिया कहलाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ता है उस कार्बन को कहते हैं हम अल्फा कार्बन, उसका नाम क्या दिया अल्फा कार्बन। उससे अगले कार्बन को क्या कहते हैं बीटा। अब हमारे पास हम ये हेलोजन इस बीटा एच को निकालें या इस बीटा एच को निकालें। जब ये हेलोजन एटम इस एच को निकालता है इसको तो नाम दिया मैंने ए, प्रोडक्ट ए। इसको प्रोडक्ट में कह रहा हूँ बी कह रहा हूँ। तो दोनों में से कौन सी मेजर होगी कौन सी माइनर होगी ये आप लोगों ने बतानी है। एक प्रोडक्ट तो बनी आपकी ये, डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा CH3 CH के साथ CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये आपका CH3 प्लस आपकी जो दूसरी प्रोडक्ट बनी है CH3C, नीचे आपका CH3 डबल बॉन्ड आपका CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये आपकी प्रोडक्ट बनी है, ये आपकी ए बनी, तो ये आपकी बी बनी। कौन सी मेजर होगी इन दोनों में से, आपकी मेजर ए होगी या बी। आप यही बताएंगे, क्वेश्चन आएगा आपके पास जरूर आएगा एक क्वेश्चन, सेट जी रूल यही बताएंगे आप, SAYTZEFF, सेट जी रूल। दो ही टाइप के एलिमिनेशन आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में, एक आपका सेट जी एलिमिनेशन है, दूसरा आपका हॉफमैन एलिमिनेशन है। तो दोनों एलिमिनेशन को आप सलीके से याद रखेंगे, वही मैं दोनों बताकर चल रहा हूँ, फिर उसके बाद छुट्टी आप। सेट जी एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन। सेट जी एलिमिनेशन कौन सा होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन आपका कौन सा होता है, ये बात आप अब देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ से अपने आप पहचान लेंगे आप, नोट करके लिख रहा हूँ ये बात में, किफायत मैं नोट करके लिख रहा हूँ, समझाने आप खुद अपने आप है। पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं सेट जीफ एलिमिनेशन, सेट जीफ एलिमिनेशन, सेट जीफ निराकरण। यहां लिख रहा हूं जिस एल्कीन के पास ज्यादा अल्फा एच एटम होंगे, जिस एल्कीन के पास ज्यादा अल्फा एच परमाणु होंगे, जिस एल्कीन के पास ज्यादा अल्फा एच परमाणु होंगे वह एल्कीन
मेजर प्रोडक्ट होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी। दूसरी बात, HOFFMANN हॉफमैन एलिमिनेशन, जिस एल्कीन के पास कम अल्फा H परमाणु होंगे, कम अल्फा H परमाणु होंगे, वह एल्कीन माइनर प्रोडक्ट होगी। अब आप कुछ पूछना चाहोगे तो मुझे पूछ लें, देखते। मेजर का मतलब अधिक मात्रा, माइनर का मतलब कम मात्रा से। मेजर ज्यादा, कम माइनर कम, वो अधिक मात्रा में होगी प्रोडक्ट। तो इन दोनों में से कोई सी एक मेजर है, कोई सी एक माइनर है। तो ये आपकी ए में अल्फा H एटम ज्यादा है क्या? सबसे पहले आपका क्वेश्चन सुधर सकता, क्या होना चाहिए था? सबसे पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि हम कैसे पता करें कि प्रोडक्ट ऑफ सेट जी एलिमिनेशन है या फिर आपने आपको सबसे पहले ये आपके ब्रेन में आना चाहिए कि हॉफमैन एलिमिनेशन है या सेट जी एलिमिनेशन है। हॉफमैन एलिमिनेशन है या सेट जी एलिमिनेशन। अब जैसा ये मैंने रिएक्शंस लिखी है, वो तो मैंने वहां लिख दिया सेट जी को, लेकिन आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे पता लगाएंगे कि हॉफमैन निराकरण अभिक्रिया है या सेट निराकरण, है ना? तो देखिए, ये आपका सेट चीफ है, ये रिएक्शन आपकी क्या है, एल्कोहलिक के वेज के साथ में क्या होगा, सेट चीफ। तो ये आपका सेट चीफ एलिमिनेशन है। तो किसके पास ज्यादा अल्फा H एटम है, ये फिलहाल आपको लिखना सेट चीफ एलिमिनेशन, सेट चीफ एलिमिनेशन यहां लिखना, आपको लिखा हुआ था अभी सेट चीफ एलिमिनेशन, है ना? सेट चीफ एलिमिनेशन अभी लिखा था। आप सही बता रहे थे, बताओ, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बी मेजर है क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। 3 H यहाँ, 3 H यहाँ, 6 और 2 H यहाँ, तो टोटल इसके पास 6 अल्फा H हैं, सॉरी 8 इसके पास, 6 ये और 2 ये, 8 अल्फा H एटम है इसके पास। इसके पास कितने हैं, इसके पास एक, ये तो एक ही, यहाँ तो H आपका एक और यहाँ 3, 4 अल्फा H एटम है। कितने अल्फा H एटम है, 4। ये तो हो गया आपका सेट जीफ एलिमिनेशन। अगर बाई चांस यहाँ बल्कि बेस लिख दे कोई, क्या लिख दे, बल्कि बेस का मतलब बहुत बड़ा बेस, जैसे CH3 होल थ्राइस CONA कर दे, ये कहलाएगा हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन कहलाएगा ये। समझ आ रही क्या बात है? ये कहलाएगा हॉफमैन एलिमिनेशन। तो हॉफमैन एलिमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी, ए। बी क्यों, बी तो सेट जीफ की है मेजर। दोनों बात ऊपर लिखी हुई है, दोनों को नोट कर लो। अल्फा H एटम जिसमें कम है वो हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। बट यहाँ तभी कह सकते हो जब यहाँ बल्कि बेस आए। हॉफमैन एलिमिनेशन किस केस में होगा, बल्कि बेस में होगा, और सेट जीफ एलिमिनेशन किस में होगा, अल्कोहलिक क्लीवेज के केस में।